कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक डॉलर 100 रुपये के पार पहुंच जाए। पेट्रोल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेश से आने वाली कई चीज़ें और महंगी हो जाए। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा जोखिम है जिसे समझना जरूरी है। जिस तरह किसी भी मुद्रा की कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि भारतीय रुपये की चाल केवल मुद्रा बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी दर्शाती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाजार में किसी वस्तु की भाव उसकी मांग और उपलब्धता से तय होता है। उसी तरह रुपए की कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है। जब भारत विदेशों को सामान और सेवाएं बेचता है, तो विदेशी खरीदार डॉलर या दूसरी विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। बाद में इन विदेशी मुद्राओं को रुपए में बदला जाता है। इससे रुपए की मांग बढ़ती है और उसकी स्थिति मजबूत होती है। इसके विपरीत जब भारत विदेशों से तेल, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान या अन्य उत्पाद खरीदता है, तब भारतीय कंपनियों को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए रुपए बेचकर डॉलर खरीदे जाते हैं। इससे रुपए की मांग घटती है और इस पर दबाव बढ़ता है। यही कारण है कि यदि किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, तो उसे अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में बाजार में अधिक रुपए डॉलर खरीदने के लिए उपयोग किए जाते हैं और रुपयों की कीमत गिरने लगती है। भारत लंबे समय से व्यापार घाटे की स्थिति में रहा है। विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात पर भारत की भारी निर्भरता के कारण विदेशी मुद्राओं की मांग लगातार बनी रहती है। हालांकि सॉफ्टवेयर सेवाओं की निर्यात और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए धन से कुछ राहत मिलती है, फिर भी कुल मिलाकर चालू खाते पर दबाव बना रहता है। अब सवाल उठता है कि यदि व्यापार घाटा है तो उसकी भरपाई कैसे होती है। इसका उत्तर है कि जब विदेशी कंपनियां या निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, तब डॉलर भारत आते हैं। ये डॉलर चालू खाते के घाटे को भरपाई करने में मदद करते हैं। लेकिन यह एक बड़ी समस्या है कि सभी प्रकार के विदेशी निवेशक एक जैसे नहीं होते। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक यानी FDI अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है, क्योंकि यह फैक्ट्री, उद्योगों और व्यवसायों से जुड़ा होता है। दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI काफ़ी अस्थिर होता है। इसमें निवेशक शेयर बाजार और बॉन्ड्स बाजार में पैसा लगाते हैं और जोखिम बढ़ते ही पैसा निकाल सकते हैं। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं, तब वे अपने रुपयों को डॉलर में बदलते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपयों की मांग घटती है। परिणाम स्वरूप रुपये और कमज़ोर होता है। इतिहास पर नज़र डालें तो रुपये में तेज गिरावट के कई दौर ऐसे रहे हैं जब या तो व्यापार घाटा बढ़ा या विदेशी निवेशकों ने बड़ी मात्रा में पैसा निकाला। हाल के वर्षों में भी यही स्थिति देखने को मिली है। हालिया कमजोरी के पीछे एक बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका में ऊंची ब्याज दर है। जब अमेरिका में बेहद रिटर्न मिलने लगता है, तो कई विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका की ओर चले जाते हैं। रुपयों की कमजोरी का सीधा असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल है, तो डॉलर महंगा होने पर भारत को उसी तेल के लिए अधिक रुपए चुकाने पड़ते हैं। इससे ईंधन महंगा होता है और अंततः महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि कमजोर रुपया निर्यातकर्ताओं के लिए कुछ लाभ भी ला सकता है। भारतीय उत्पादन विदेशों में अपेक्षाकृत सस्ते दिखाई देते हैं, जिससे निर्यात बढ़ने की संभावना बनती है। लेकिन केवल रुपये का कमजोर होना ही निर्यात बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उत्पादन क्षमता, वैश्विक मांग और प्रतिस्पर्धा जैसे कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं RBI की भूमिका की। जब विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ जाती है और रुपये पर अधिक दबाव आने लगता है, तब भारतीय रिजर्व बैंक हस्तक्षेप कर सकता है। RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है और रुपए की मांग बढ़ाने की कोशिश करता है। इससे रुपए का गिरावट की रफ्तार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। फिर भी चुनौतियां बनी हुई है। यदि वैश्विक तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें ऊपर जाती है और विदेशी निवेशक पैसा निकालना जारी रखते हैं, तो रुपए पर दबाव और बढ़ सकता है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह निर्यात को मजबूत बनाए और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित नीतियां अपनाएं। यही कारण है कि भारतीय रुपए की चाल केवल मुद्रा बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी दर्शाती है। व्यापार घाटा और रुपए पर दबाव एक बड़ी चुनौती बने रह सकते हैं। अगर हम भारतीय रुपए की कमजोरी को समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले भारत के
व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को समझना होगा। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2026 में भारत का व्यापार घाटा लगभग 28.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इस अवधि के लिए रिकॉर्ड स्तर माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि व्यापार घाटा होता क्या है? जब कोई देश विदेशों से जितना सामान खरीदता है उससे कम सामान विदेशों में बेचता है तो दोनों के बीच का अंतर व्यापार घाटा कहलाता है। भारत के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है। अप्रैल 2026 में भारत का आयात लगभग 71.9 बिलियन डॉलर रहा, जबकि निर्यात केवल 41.6 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। यानी भारत ने विदेशों से कहीं अधिक खरीदारी की और कम बिक्री की। इस बढ़ते अंतर का सबसे बड़ा कारण आयात में तेजी बढ़ोतरी है। खासकर कच्चे तेल, ईंधन और कोयले की कीमतों में उछाल ने भारत का आयात बिल बढ़ा दिया। मध्य पूर्व में चल रही संघर्ष और वैश्विक तनाव के कारण ऊर्जा कीमतें ऊपर चली गई, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात निर्भर देश पर पड़ा। जब भारत को अधिक आयात करना पड़ता है तब भारतीय कंपनियों को डॉलर में भुगतान करना होता है। इसके लिए उन्हें अपने रुपए बेचकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपयों पर दबाव बनता है। यही वजह है कि बढ़ता व्यापार घाटा अक्सर रुपयों की कमजोरी से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण भारत का निर्यात भी बढ़ा। अप्रैल 2026 में निर्यात लगभग 13.8% से बढ़कर 41.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह उस अवधि के लिए सबसे ऊंचे स्तरों में से एक था, लेकिन इसके बावजूद आयात की तुलना में निर्यात काफ़ी कम रहा, इसलिए व्यापार घाटा बड़ा बन रहा है। इसका प्रमुख कारण खनिज, ईंधन, तेल, बहुमूल्य धातुओं, रत्नों और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का भारी आयात है। भारत सभी देशों के साथ घाटे में नहीं है। भारत को चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ बड़ा व्यापार घाटा झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ भारत को व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस प्राप्त होता है। मार्च 2026 में व्यापार घाटा कुछ कम होकर लगभग 20.67 बिलियन डॉलर तक आ गया था, जिससे उम्मीद जगी थी कि स्थिति में सुधार हो रही है। लेकिन अप्रैल में आयात में फिर से तेज उछाल आने के कारण घाटा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी चुनौतियां बनी रह सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, समुद्री व्यापार मार्गों पर अनिश्चितता, बढ़ती शिपिंग लागत और ऊर्जा कीमतों में तनाव, उतार चढ़ाव भारत के व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि व्यापार घाटा केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा असर भारतीय रुपये, महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार और देश की आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। जब तक भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम नहीं करता और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं बनाता, तब तक व्यापार घाटा और रुपये पर दबाव एक बड़ी चुनौती बने रह सकते हैं। दरअसल भारत का घरेलू कच्चा तेल का उत्पादन लगातार 11वें वर्ष गिरा है। वित्त वर्ष 25-26 में भी देश का क्रूड ऑयल उत्पादन घटा, जबकि प्राकृतिक गैस उत्पादन में भी लगातार दूसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से भी ज़्यादा विदेशी देशों पर निर्भर होते जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 25-26 में भारत का कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 2.5% से घटकर 28 मिलियन मीट्रिक टन रह गया। यदि 14-15 से तुलना करें तो उत्पादन में कुल मिलाकर लगभग 22% की गिरावट आ चुकी है। और यही बढ़ती आयात निर्भरता भारत के व्यापार घाटे, डॉलर की बढ़ती मांग और अंततः रुपये पर पड़ने वाले दबाव का एक बड़ा कारण बन सकती है। हाल ही में जारी आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की तेल आयात निर्भरता एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। यह केवल ऊर्जा क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत के व्यापार घाटे, विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई और रुपए की विनिमय दर पर पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 10 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के बीच भारत की कच्चे तेल पर आयात निर्भरता लगभग 88.6% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 88.2% था। पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की आयात निर्भरता 88.3% रही थी। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंत तक यह स्तर और ऊपर जा सकता है। अब सवाल यह है कि भारत की आयात निर्भरता लगातार बढ़ क्यों रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि घरेलू तेल उत्पादन का लगभग स्थिर बने रहना, जबकि देश में तेल की मांग लगातार बढ़ रही है।
उद्योग बढ़ रहे हैं, वाहन बिक्री बढ़ रही है, हवाई यात्रा तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोकेमिकल उद्योग का विस्तार हो रहा है और बड़ी आबादी के कारण ऊर्जा की मांग लगातार ऊपर जा रही है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां आने वाले वर्षों में रिफाइनरिंग क्षमता में बड़ा विस्तार होने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत की रिफाइनिंग क्षमता लगभग 258 मिलियन टन प्रति वर्ष है और कई रिफाइनरियां अपनी क्षमताओं से अधिक उत्पादन कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि मांग तो बढ़ रही है, जबकि घरेलू उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक तेल आयात करना पड़ रहा है। अगर पिछले वर्षों में आंकड़ों को देखें तो यह समस्या लगातार बढ़ती दिखाई देती है। फाइनेंशियल ईयर 19 में तेल का आयात निर्भरता लगभग 83.8% थी। फाइनेंशियल ईयर 20 में यह 85% हुई, 22 में 85.5%, 23 में 87.4%, 24 में 87.8% और 25 में 88.3% तक पहुंच गई। अब फाइनेंशियल ईयर 26 में यह नए रिकॉर्ड बना सकती है। इसका असर केवल तेल तक सीमित नहीं रहता। जब भारत विदेशों से अधिक तेल खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपयों पर दबाव आता है। यही कारण है कि तेल आयात निर्भरता बढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो सकती है और रुपया कमजोर हो सकता है। सरकार इस समस्या को कम करना चाहती है। वर्ष 2015 में लक्ष्य था कि 2022 तक तेल आयात निर्भरता को घटाकर 67% तक लाया जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत रही। आयात निर्भरता कम होने के बजाय लगातार बढ़ती चली गई। सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि तेल का निर्भरता कम की जा सके। हालांकि अभी तक इन प्रयासों का असर इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बढ़ती पेट्रोलियम मांग की भरपाई कर सके। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जनवरी की अवधि में भारत का कच्चा तेल का आयात बढ़कर 206.3 मिलियन टन हो गया है, जबकि घरेलू उत्पादन घटकर लगभग 23.5 मिलियन टन रह गया। देश की कुल पेट्रोलियम खपत बढ़कर 202.2 मिलियन टन तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि भारत अपनी जरूरतों का केवल लगभग 11.4% हिस्सा ही घरेलू उत्पादन से पूरा कर पा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में यह दबाव और बढ़ सकता है। पेट्रोलियम उत्पादनों की खपत फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 2.8% बढ़कर 250.8 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह फिर एक नया रिकॉर्ड होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में वैश्विक तेल की मांग को बढ़ाने में भारत सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। एजेंसी के अनुसार 2024 में भारत की तेल खपत लगभग 5.5 मिलियन बैरल प्रति दिन थी, जो 2035 तक बढ़कर लगभग 8 मिलियन बैरल प्रति दिन हो सकती है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यदि घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ा और आयात निर्भरता इसी तरह बढ़ती रही तो इसका असर केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत के व्यापार घाटे, डॉलर की मांग, विदेशी मुद्रा भंडार और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय रुपए की मजबूती पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 में विदेशी निवेशकों ने उभरते बाजारों यानी इमर्जिंग मार्केट से लगभग 27 अरब डॉलर निकाल लिया। यह अप्रैल महीने की स्थिति से बिल्कुल उलट था, क्योंकि अप्रैल में इन बाजारों में लगभग 70.6 अरब डॉलर का निवेश आया था। यानी सिर्फ एक महीने के भीतर निवेशक प्रवाह में लगभग 97 अरब डॉलर का बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी वजह शेयर बाजारों में हुई बिकवाली थी। मई के दौरान विदेशी निवेशकों ने उभरते बाजारों के शेयरों से लगभग 37 अरब डॉलर निकाल लिए। हालांकि बॉन्ड बाजार में लगभग 10.4 अरब डॉलर का निवेश आया, लेकिन वह शेयर बाजार से हुई भारी निकासी की भरपाई नहीं कर सका। विशेषज्ञों के अनुसार निवेशकों का रुख बदलने के पीछे कई वैश्विक कारण थे। अमेरिका से उम्मीद से ज़्यादा रोजगार आंकड़े सामने आए, जिससे यह संभावना बढ़ी और अमेरिका फेडरल रिजर्व भविष्य में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा कीमतों में तेजी आई और महंगाई की नई चिंताओं ने भी निवेशकों को अधिक सतर्क बना दिया। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बनती है तो निवेशकों को वहां बेहतर और अपेक्षाकृत रिटर्न दिखाई देने लगता है।
ऐसे में वे भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी परिसंपत्तियों की ओर रुख कर सकते हैं। मई महीने में सबसे ज्यादा दबाव एशिया शेयर बाजारों पर देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया, भारत और ब्राजील विदेशी बिकवाली के प्रमुख केंद्र रहे। भारत शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने लगभग 4.9 अरब डॉलर निकाल लिए। जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बेचते हैं तो वे अपने रुपए को डॉलर में बदलते हैं और पैसे देश से बाहर ले जाते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपयों पर दबाव पड़ता है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक की निकासी भारतीय मुद्राओं को कमजोर कर सकती है। हालांकि सभी उभरते बाजार समान रूप से प्रभावित नहीं हुए। चीन इस दौरान अलग दिखाई दिया। चीन शेयर बाजार में लगभग 8.1 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि चीन के बाहर के एशियाई बाजारों से भारी निकासी दर्ज की गई। एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि यह रिकॉर्ड बॉन्ड बाजार अपेक्षाकृत मजबूत बना रहा। चीन को छोड़कर अन्य उभरते देशों के बॉन्ड बाजारों में लगभग 14.7 अरब डॉलर का निवेश आया। इससे यह संकेत मिलता है कि निवेशकों ने पूरी तरह जोखिम से दूरी नहीं बनाई, बल्कि वे अधिक सुरक्षित और स्थिर विकल्पों की तलाश कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंची तेल कीमतें, बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड्स डील्स और महंगाई की चिंताएं आगे भी उभरते बाजारों के लिए चुनौती बनी रह सकती है। ऐसे माहौल में जिन देशों की आर्थिक नीतियां मजबूत होगी और जहां निवेशकों का भरोसा बना रहेगा, वे अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहेंगे। यही वजह है कि विदेशी निवेशकों की गतिविधियां केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं होती। उनका सीधा असर डॉलर की मांग, पूंजी प्रवाह और भारतीय रुपयों की मजबूती या कमजोरी पर भी पड़ता है। हाल ही में अमेरिका की ऊर्जा सूचना एजेंसी यानी EIA ने स्वीकार किया है कि मध्य पूर्व में तेल आपूर्ति में आई बाधाएं उसके पहले के अनुमानों से कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से ईरान से जुड़े संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुए रुकावटों के कारण हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्र रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन संघर्ष के कारण यह मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे वैश्विक तेल की आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ता है। EIA ने अपने अनुमान लगाया था कि तेल आपूर्ति होने वाला नुकसान अपेक्षाकृत सीमित रहेगा, लेकिन अब एजेंसी ने अपने अनुमानों में बड़ा संशोधन किया। नए आकलन के अनुसार अप्रैल 2026 में मध्य पूर्व से लगभग 10.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन प्रभावित हुए, जबकि मई में यह अनुमान बढ़कर लगभग 10.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। स्थिति को और गंभीर बनाते हुए EIA का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मई के अंत तक प्रभावी रूप से बंद रह सकता है। पहले एजेंसियों ने माना था कि यह व्यवधान केवल अप्रैल तक सीमित रहेगा, लेकिन संघर्ष लंबे समय तक खींचने के कारण तेल बाजार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तेल आपूर्ति में इन भारी कमी का सीधा असर वैश्विक भंडारों पर पड़ रहा है। EIA के अनुसार दुनिया के तेल भंडार पहले के अनुमानों की तुलना में कहीं तेजी से घट सकते हैं। एजेंसी अब अनुमान लगा रही है कि इस वर्ष वैश्विक तेल भंडारों में लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आ सकती है। जब तेल की उपलब्धता घटती है और मांग बनी रहती है तो कीमतें बढ़ना तय हो जाता है। इसी वजह से EIA ने अनुमान लगाया कि मई और जून के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल और औसत कीमत लगभग $106 प्रति बैरल रह सकती है। हालांकि वर्ष के अंतिम महीनों में यदि उत्पादन सामान्य होने लगे तो कीमतें घटकर लगभग $89 प्रति बैरल तक आ सकती है। लेकिन यदि संकट और लंबा चलता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। EIA का अनुमान है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जून तक भी बंद रहता है तो तेल की कीमतें मौजूदा अनुमान से लगभग $20 प्रति बैरल और ऊपर जा सकती है। ऊंची तेल कीमतों का असर केवल तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, परिवहन लागत बढ़ती है और ऊर्जा पर निर्भर उद्योगों का खर्च बढ़ जाता है। यही कारण है कि EIA ने वैश्विक तेल मांग वृद्धि के अपने अनुमान को भी घटा दिया है। अब एजेंसी का मानना है कि ऊंची कीमतों के कारण लोग और उद्योग कम तेल इस्तेमाल करेंगे, जिससे मांग की वृद्धि धीमी पड़ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारत अपनी जरूरतों का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है, डॉलर की मांग बढ़ सकती है और रुपए पर दबाव आ सकता है। यही वजह है कि मध्य पूर्व में होने वाला कोई भी बड़ा संघर्ष केवल उस क्षेत्र की समस्या नहीं होता, उसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय रुपए की मजबूती तक पहुंच सकता है।